तो चलिए समझते हैं कि तीसरी बड़ी खबर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, जागरण जोश का आर्टिकल है और लगभग सभी पेपर्स में आपको ये मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट पासेस 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या कहा गया है कि संसद ने 127वां संविधान संशोधन बिल क्या किया है, रिस्टोरिंग, यानी पेश किया है। और अभी जैसा मैंने पढ़ा है कि संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका, लेकिन तभी भी उसको बिल कह रहे हैं। बिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक राष्ट्रपति किसी बिल पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता है वो अधिनियम नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है, न्यूज़ में क्यों है, कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट पासेस 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिस्टोरिंग स्टेट्स पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित पूरा ये मामला है। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला है क्या। देखिए, आपको पता है कि भारत में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग आधार पर दिया जाता है। जैसे अगर मैं SC ST की बात करूं तो उनको आज़ादी के समय से ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लेकिन अगर मैं अदर बैकवर्ड क्लास की बात करूं, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र था आर्टिकल में कई जगह पर, चाहे वो 15(4) हो या कोई और आर्टिकल हो, 15(5) तो बाद में जोड़ा गया, 16(4) हो, तो यहाँ पर प्रोविज़न क्या है कि पिछड़े वर्गों को राज्य आरक्षण देगा, बैकवर्ड क्लासेस को जो स्टेट है वो रिजर्वेशन प्रदान करेगा। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन आया उसके लिए जो पहला कमीशन गठित किया गया वो 1953 में गठित किया गया। और वो कमीशन किसके नेतृत्व में गठित किया गया, काका कालेलकर की अध्यक्षता में वो कमीशन गठित किया गया। इसलिए उस कमीशन का नाम था काका कालेलकर आयोग। उससे कहा गया कि जो पिछड़े वर्गों का कॉन्सेप्ट दिया गया है संविधान में, तो आप बताइए कि भारत में पिछड़ा वर्ग किसको माना जाए। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, सरकार ने उनकी कोई भी रिकमेंडेशन स्वीकार नहीं की और नेहरू सरकार ने उनकी सारी सिफारिशों को खारिज कर दिया, पहली चीज़। दूसरा, आयोग आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो क्या करता है, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। तो जब क्या हुआ, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 340 का प्रयोग करवाते हुए राष्ट्रपति से एक आयोग का गठन करवाया। और वो आयोग BP मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था, इसलिए आयोग का नाम रखा गया मंडल आयोग। इस आयोग ने अपनी सिफारिश दे दी, लेकिन जो सरकार थी, जो मोरारजी देसाई सरकार थी, उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया। लेकिन 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। और मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी, मंडल आयोग ने कहा कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि राज्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करेगा, तो मंडल आयोग की सिफारिश यही थी कि अगर आप भारत को देखो तो यहाँ बेसिकली जो पिछड़ी जातियाँ हैं वही पिछड़े वर्ग में भी सम्मिलित हैं। तो पिछड़ी जातियों को ही कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण प्रदान किया जाए। और यहाँ पर जो मंडल कमीशन ने कहा कि 27% का रिजर्वेशन उनको किस में प्रदान किया जाए, सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाए। तो ये जो पिछड़ापन का उन्होंने आधार क्या बताया, उन्होंने आधार बताया कि जो व्यक्ति भारत में सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन प्रदान किया जाए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 1992 में केस का नाम था इंदिरा साहनी केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो मंडल कमीशन के आधार पर रिजर्वेशन OBCs को प्रदान किया गया है वो सही है। और भारत में जो मंडल कमीशन ने कहा है कि पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग में सम्मिलित हैं वो भी सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा साथ साथ कि OBCs के अंतर्गत या पिछड़े वर्गों के अंतर्गत जो उस OBCs में भी जो अपर लेयर है या जो ऐसे व्यक्ति OBCs में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, उनको क्रीमी लेयर या मलाईदार परत में शामिल किया जाए और ऐसे व्यक्तियों को रिजर्वेशन ना प्रदान किया जाए। ये इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बात ये आई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया है, इस क्रीमी लेयर में शामिल किसको किया जाए। सबसे बड़ी यही समस्या थी कि आखिर क्रीमी लेयर किसे माना जाए। इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई, एक आयोग बनाया गया जिसको कहा गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज थे रामनंदन, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और उनको ये काम दिया गया
कि आप भारत में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी ऐसे लोग ओबीसीज में जिनको रिजर्वेशन नहीं प्रदान किया जाना चाहिए, उनकी पहचान करिए। तो रामनंदन कमेटी समिति ने क्या किया कि 2 क्राइटेरिया दिए। कहा ओबीसीज में जो ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी नौकरी है, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं प्रदान किया जाएगा यदि वो कोई क्लास ए या क्लास बी की जॉब करते हैं। साथ ही साथ कहा गया कि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट धारण करते हैं, संवैधानिक पद धारण करते हैं, तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने रामनंदन कमेटी ने यह भी कहा कि सेना में ऐसे व्यक्ति जो कर्नल या उसके ऊपर की रैंक वाले हैं, उनके बच्चों को भी ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद उस कमेटी ने चौथी बात कही कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं या कोई वकील है, इनके बच्चों को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ओबीसी रिजर्वेशन। तो दूसरी बात इस कमेटी ने कही कि ऐसे ओबीसीज जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, तो इनके लिए क्रीमी लेयर क्या मानी जाए। तो इनके लिए जो क्रीमी लेयर बनाई गई थी वो बेसिकली ये बनाई गई थी कि इनकी आय को ही क्रीमी लेयर मान लिया जाए। हालांकि और भी कारकों पर विशेष ध्यान दिया गया, आय को थोड़ा कम किया गया, लेकिन क्रीमी लेयर में आय को भी एक फैक्टर माना गया और कहा गया कि ऐसे व्यक्ति, शुरुआत में बात हुई थी 1.5 लाख रुपए की, कि जिनकी आय 1.5 लाख से कम है उनको क्या किया जाए, ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाए, और ओबीसी के अंतर्गत जिनकी आय 1.5 लाख से अधिक है उनको क्रीमी लेयर माना जाए। वर्तमान में क्रीमी लेयर में जो ऐसे ओबीसीज जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, उनकी इनकम को 8 लाख माना गया, यानी 8 लाख से कम वालों को ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा और 8 लाख से अधिक वाले को ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये रिजर्वेशन का छोटा सा फंडा है, कॉन्सेप्ट है कि रिजर्वेशन किस आर्टिकल के तहत कैसे दिया जाता है। अब क्या हुआ कि 2018 में भारत सरकार ने एक कानून पारित किया, या आप कह लो एक संवैधानिक संशोधन किया, और उस संवैधानिक संशोधन का नाम था 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। अब देखिए भारत सरकार ने, यानी भारतीय संसद ने यहाँ पर किया क्या कि 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 3 आर्टिकल इंसर्ट किए, 3 आर्टिकल डाले। पहला था 338B। अब 338B क्या था पहले ये समझो। देखो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन की अभी मैंने प्रोसेस बताई वो चली, उसके बाद 2018 में भारतीय सरकार ने या भारत की संसद ने एक संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, और ये क्या कह रहा था ये सुनो। इसने भारत में 3 आर्टिकल इंसर्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला था 338B। अब ये 338B क्या था, देखिए 338A की अगर मैं बात करूं, 338 की बात कर लो, तो इसमें प्रोविजन था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी जो भारत में अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए एक कमीशन होगा, और उस कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और कहा गया कि ये कमीशन जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं भारत में, उनके वेलफेयर या कल्याण के लिए काम करेगा। इसी तरह अगर हम देखें, बाद में 338A जोड़ा गया, और यहाँ पर क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को शामिल कर लिया गया, ये शेड्यूल्ड कास्ट होगा, और यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब को शामिल कर लिया गया। यानी अब जो भारत में अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए भी एक कमीशन होगा, और उस कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया था। अब सिर्फ कौन बचा था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी वो कमीशन जो ओबीसीज की बात करता है, वो कमीशन जो सोशली और एजुकेशनली पिछड़े लोगों की बात करता है। तो अभी जो 2018 का 102वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, और इस आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं 338B। और यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर क्या कहा गया कि NCBC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को भी अब संविधान में शामिल कर दिया गया, या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि सरकार जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज जो हैं उनके कल्याण को और क्या करता है, बेहतर करने का प्रयास कर रही है। इसलिए उनसे रिलेटेड जो कमीशन है, उनसे रिलेटेड जो वेलफेयर कमीशन है, उसको सरकार ने संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से संसद ने या सरकार ने एक और आर्टिकल जोड़ा, और इस आर्टिकल का नाम था 342A। अब ये 342A क्या था, इसको समझो।
इसमें क्या प्रोविज़न किया गया, इसमें ये प्रोविज़न किया गया कि जो राज्यपाल है, जो राष्ट्रपति है, सॉरी, जो भारत का राष्ट्रपति है वो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकता है, केंद्र की ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकता है। और इसमें यह भी प्रोविज़न किया गया कि लेकिन जो पार्लियामेंट है या जो भारत की संसद है वो जो राष्ट्रपति द्वारा ओबीसी लिस्ट तैयार की गई है इस ओबी लिस्ट को अमेंड भी कर सकती है, अमेंडमेंट भी कर सकती है। इसमें अमेंडमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति जो केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट है उसको तैयार कर सकता है और संसद राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई ओबीसी लिस्ट में संशोधन कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति केंद्र की ओबीसी लिस्ट तैयार करता है और यदि संसद को लगता है कि इस ओबीसी लिस्ट में किसी कास्ट को हटाना है और किसी और कास्ट को जिसको अधिक उत्थान की जरूरत है उसको जोड़ना है, तो क्या होगा, पार्लियामेंट उस राष्ट्रपति द्वारा तय की गई ओबीसी लिस्ट में संशोधन कर सकती है। अब केंद्र की जो ओबीसी लिस्ट है इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग भारत में जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं या केंद्र सरकार की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर रिजर्वेशन या ओबीसीज को रिजर्वेशन देने में इसी लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इससे भी कोई विवाद नहीं हुआ, कोई दिक्कत किसी को नहीं थी। लेकिन इसी में एक प्रोविजन और किया गया 342A में कि जो प्रेसिडेंट है, इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, प्रेसिडेंट, स्पेलिंग गलत है, एक मिनट। 342A में एक और प्रोविजन किया गया और कहा गया कि जो भारत का राष्ट्रपति है, PRESIDENT, कहा गया कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, गवर्नर से, यानी राज्य का जो गवर्नर है उससे परामर्श करके स्टेट ओबीसी लिस्ट भी जारी कर सकता है। और यही विवाद का कारण बन गया, स्टेट ओबीसी लिस्ट भी तैयार कर सकता है। और यही जो संशोधन था यही विवाद का कारण बना। इसका कारण क्या था ये समझो। देखो, भारत में जो भी आप कह लो कि जब से ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा रहा है या इंदिरा साहनी केस की बात कर लो, उसके बाद से प्रत्येक राज्य अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करता है जिसका प्रयोग प्रत्येक राज्य अपने जो नौकरियां हैं, राज्य की सरकारी नौकरियां, और साथ ही साथ जो राज्य के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें रिजर्वेशन देने में उसी स्टेट लिस्ट का प्रयोग करता है, स्टेट ओबीसी लिस्ट का प्रयोग करता है। दूसरा, भारत में एक केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार एक ओबीसी लिस्ट तैयार करती है और इस लिस्ट को तैयार करता है राष्ट्रपति, और संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि उस लिस्ट में संशोधन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जो ये प्रोविजन किया गया है, जो अभी स्टेट ओबीसी लिस्ट तैयार होती थी, जो स्वयं राज्य तैयार करता था, उसको तैयार करने की शक्ति प्रदान की गई राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति से कहा गया, ये प्रोविजन किया गया कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य की जो लिस्ट है उसको तैयार कर सकता है, ओबीसी लिस्ट। एक और आर्टिकल जोड़ा गया, इसमें कहा गया 366 26C, इसमें जो ओबीसीज की डिफिनीशन थी, ओबीसीज की डिफिनीशन या ओबीसी की परिभाषा वो शामिल किया गया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस दिक्कत इस वाले पार्ट में थी। और दिक्कत क्या थी, दिक्कत यही थी कि जो अभी तक राज्य सरकारें अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करती थी और उस ओबीसी लिस्ट का प्रयोग किस काम के लिए होता था, उस ओबीसी लिस्ट का प्रयोग उस राज्य के अंतर्गत जो भी सरकारी नौकरियां थी राज्य सरकार की उसमें रिजर्वेशन देने में ओबीसीज को, साथ ही साथ उस राज्य की जो भी शैक्षणिक संस्थान थे उसमें रिजर्वेशन देने के लिए उस लिस्ट का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, ये वाला, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका इंटरप्रिटेशन किया या इसकी व्याख्या की, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 102वें संविधान संशोधन की व्याख्या करते हुए कहा कि स्टेट क्या है, स्टेट अपनी ओबीसी लिस्ट जो है वो नहीं तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा कानून की जांच करती है और यहाँ पर उसने जांच किया, इस प्रोविजन को पढ़ा, तो जैसा हमको लग रहा है वैसा सुप्रीम कोर्ट को भी लगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके हिसाब से या जैसा इसमें लिखा है उस हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है अब अपनी ओबीसी लिस्ट नहीं तैयार करेगी, राष्ट्रपति सेंट्रल की लिस्ट ओबीसी लिस्ट भी तैयार करेगा और राष्ट्रपति स्टेट की भी ओबीसी लिस्ट तैयार करेगा। अब आप 1992-93 से भारत में जो प्रोविजन चल रहा था वो ये चल रहा था कि सेंट्रल अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करता था और राज्य, प्रत्येक राज्य अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करता था।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों में कास्ट अलग अलग होती हैं। सेंट्रल कुछ और लोगों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करता है और जो राज्य है वो अदर कास्टेस को अपनी ओबीसी लिस्ट में शामिल करता था। तो केंद्र और राज्य दोनों की ओबीसी लिस्ट अलग अलग होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद भारत में ये चर्चा होने लगी कि जो भारत की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है, वो जो भारत में संघवाद है, जो राज्य और केंद्र के सहयोगात्मक संबंधों पर आधारित है, उस पर चोट पहुंचा रही है और सारी शक्तियां अपने अंदर अर्जित करने का प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में भारत सरकार की आलोचना होने लगी और भारत सरकार ने इसी अभी पार्लियामेंट सेशन में, मानसून सेशन में एक बिल पेश किया है 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021। और केंद्र सरकार ने क्या कहा है? केंद्र सरकार ने इस बिल के माध्यम से जो पहली चीज ये कही है कि जो राज्य सरकारें हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट और प्रत्येक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी और प्रत्येक राज्य सरकार अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट जारी कर सकते हैं। और भारत की सरकार ने कहा कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम जो राज्यों की अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया थी, उनकी शक्ति थी, हम उसको बिल्कुल नहीं छीनना चाहते थे। हमने जो कानून बनाया उसको समझने में, या ये कह लो कि हम जो कहना चाहते थे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ पाया है। तो इसलिए केंद्र सरकार ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई है और यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक राज्य अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकता है, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकता है। दूसरी चीज इसमें क्या कहा गया? दूसरी चीज कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा? वो केवल सेंट्रल की यानी केंद्र की ओबीसी लिस्ट तैयार करेगा। तो जो विवाद था इस अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया गया। तीसरी बात क्या कहा गया कि जो एनसीबीसी है या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, जिसको 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 338 बी आर्टिकल में शामिल किया गया था या संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, कहा गया इसमें इसी 127वें संविधान संशोधन बिल में कि अगर मान लिया कि कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किस अपनी जो ओबीसी लिस्ट सब तैयार करते हैं, भारत का प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरिटरी अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करता है, साथ ही साथ एक ओबीसी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार तैयार करती है, जिसका प्रयोग वो केंद्र सरकार की नौकरियों में और केंद्र सरकार की जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें रिजर्वेशन देने के लिए प्रयोग करती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो स्टेट हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जब वो अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करती हैं तो उस ओबीसी लिस्ट को तैयार करने में जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, यानी जो पिछड़े वर्गों के लिए कमीशन है, उससे परामर्श करने की जरूरत नहीं है। यानी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से परामर्श किए बिना ही तैयार कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजन किया गया कि अगर बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसी से संबंधित कोई बड़ा पॉलिसी चेंज करना है, यानी कोई बड़ा नीति परिवर्तन करना है, किसको? केंद्र सरकार को, सेंट्रल को या राज्य को, सेंट्रल को या स्टेट को, तो उसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से परामर्श करना जरूरी है। तो इस बात को उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दोनों चीजें हैं कि अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करने में ना तो केंद्र सरकार को और ना ही राज्य सरकार को इससे परामर्श करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है, लेकिन अगर ओबीसी से रिलेटेड या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कोई बड़ा पॉलिसी चेंज करना है तो इससे परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। ये रही हमारी तीसरी खबर।